की सीढ़ियों से मुस्कुराते हुए उतरने में ग्राहक भले ही अभी भी व्यस्त थे, पर दोपहर के 12 बजते-बजते उस जयपाल उर्फ जपला खिलौने वाले ने जो सांस ली वह अंतिम थी। धन्यवाद। बहुत यह ही थी खबर। सराहनीय कहानी है आपकी, आदरणीय मृदुला श्रीवास्तव जी, खिलौने वाला। जी। कहानी की अगर हम बात करें तो कहानी छोटे स्तर के दुकानदार और सामंतवादी दुकानदारों के बीच में संघर्ष और शोषण की कथा है। जपला और बन्नी, पिता पुत्री के बीच जो अजीबोगरीब प्रेम और स्नेह संबंधों को सामने लाने की आपने कोशिश की है, वो बहुत ही सराहनीय है। आपने लोकोक्ति और मुहावरे का जो प्रयोग किया है, वो बहुत अच्छा किया है। काम की न काज की, ढाई सेर अनाज की। क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ मूल रूप से, और ये आज भी गाँव में कहावत बिल्कुल आम है, लगभग प्रतिदिन बोली जाने वाली कहावत है, काम की न काज की, ढाई सेर अनाज की। आपकी कहानी का संप्रेषण सराहनीय है। आपकी कहानी इतनी सुंदर है कि अगर मुंशी प्रेमचंद भी इस कहानी को सुनते तो वो भी बहुत प्रशंसा करते। इतनी सुंदर कहानी है जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। कहानी के प्रत्येक पहलू में कहीं भी शुरुआत से और आखिरी तक जब इस कहानी को पढ़ते हैं तो आप कहीं भी बोर नहीं होते हैं। मैंने आपकी ये कहानी खिलौना वाला पढ़ी, एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि कभी बोरिंग हुआ हो। एक मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, जयपाल से जपला होने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगा। ये बहुत अच्छा लगा, जयपाल से जपला होने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगा। आपकी कहानी के जो पात्र हैं, वो बिल्कुल वास्तविक पात्र हैं। जपला, बन्नी, कालू, विष्णु, कम्मो, और कहानी के पात्र और कहानी बिल्कुल वास्तविक प्रतीत होती है। ऐसा नहीं लगता कहीं भी कि कोई काल्पनिक पक्ष इसमें नज़र आता हो। बिल्कुल वास्तविक कहानी है। अकेले में अगर कोई भी सुधी पाठक इस कहानी को पढ़ेगा या सुनेगा तो अपने आंसू नहीं रोक पाएगा। इतनी सुंदर कहानी जो आपने हमें सुनाई है। बिल्कुल कहानी के दयाल टॉय सेंटर जो प्रासंगिक नाम है वो आपने रखा है, और इस कहानी में आपने बताया कि बिना माँ के बच्चों की क्या दशा होती है। इस प्रकार से ये कहानी बहुत ही बेहतरीन कहानी ना केवल मुझे लगी है, बल्कि जितने भी पाठक इस कहानी को सुनेंगे, जिन्होंने लाइव सुना है, जो बाद में सुनेंगे, वो इस कहानी को पढ़ने के बाद एक पल के लिए स्तब्ध हो जाएँगे। सामाजिक जो व्यवस्था है, सामाजिक जो ढाँचा है, कहानी को आपने इस तरह से कस के लिखा है कि कोई भी कितना भी बड़ा आलोचक इस कहानी की आलोचना नहीं कर सकता कि इस कहानी में कोई कमी रह गई है। आपने कहानी में सभी पहलुओं को बहुत ही अच्छी तरीके से पेश किया है। मेरा तो देवेंद्र जी से आग्रह रहेगा कि एक और कहानी के लिए अगर मैम के पास समय हो, तो फिर किसी दिन मैम को कहानी के लिए या कविता के लिए आमंत्रित किया जाए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आदरणीय मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुर्जर जी, आपने बहुत अच्छी विवेचना इस कहानी की। ये कहानी सचमुच मेरे दिल के बहुत करीब है, और ये कहानी यहाँ हिमाचल में एक इरावती पत्रिका डॉक्टर राजेंद्र राजन जी निकालते हैं। उसमें ये कहानी जो है छपी थी उस समय शुरुआती स्तर पे। 95 की लिखी हुई ये कहानी है। इसमें थोड़ा-सा जो रुपए पैसे पुराने चल रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि ₹50 खिलौने और वो सब थोड़ा-सा वही काफ़ी पुरानी ये कहानी लिखी हुई है। और मैं अक्सर एक बार मैं याद करती हूँ कि जब 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, हम लोग वहाँ हरिनगर के पास ही, ये पूरा मिंटो रोड का इलाका, और ये बिल्कुल हम लोग वहीं रहते थे। तो वो सारा मैंने खींचने की कोशिश करी है इसमें, अजमेरी गेट का इलाका सारा। और उस समय वहाँ एक बार एक खिलौने वाला जा रहा था, वो खिलौने नहीं बेच रहा था, वो बल्कि सारंगी बेच रहा था। सारंगी बेचने वाले पहले शहरों में आते ही थे। तो उसके साथ एक बच्चा भी चल रहा था, तो वैसे ही वो बच्चा जो है ज़िद कर रहा था, तो मैंने उसको कहा, मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी, तो मैंने कहा भैया इसको दे दो। तो बोला कैसे दे दे मतलब बेटा, ये अगर एक खिलौना भी इसको दे दिया तो मेरी कमाई क्या रह जाएगी? ये खिलौना माँगती भी नहीं है, और खिलौना इसको नहीं देने से मेरा नुकसान बहुत हो जाता है। तो ये जो बात थी ना, उस टाइम से, आप 79 में मैंने 10वीं क्लास पास की थी, उस समय से ये विचार मेरे दिमाग में था कि एक जो छोटे स्तर के दुकानदार होते हैं या फेरी वाले होते हैं, उनके बच्चे
कितने लालच और कितने उससे देखते रहते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को उनको देते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है इसको बेचने से पैसे मिलेंगे। और उसका नुकसान जो उसका उनको होने वाला होता है, वो बच्चे भी वो समझने लगते हैं। तो इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी जुड़ी, जो ये कहानी सामने आई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपने अनुभव से ही और यथार्थ और कल्पना के मिश्रण से इस कहानी का सृजन हुआ है, और मैं इस कहानी को काफ़ी अपने नज़दीक मानती हूँ। नहीं, ये कहानी आदरणीय मृदुला जी ना केवल आपके दिल के करीब है, बल्कि मेरी भी पसंदीदा कहानियों में से एक कहानी हो गई है। और जो भी पाठक इस कहानी को पढ़ेंगे या सुनेंगे, वो उनकी पसंदीदा कहानियों में से एक कहानी बन जाएगी, क्योंकि ये कहानी वास्तव में बेहद रोचक है। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी कहानियाँ अगर किसी भी राज्य सरकार के विद्यालय के पाठ्यक्रमों में अगर जुड़े, तो बहुत लाभदायी रहेगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत शुक्रिया आपने आपका बहुत कहानी पाठ के लिए और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए जन सरोकार मंच के संयोजक आदरणीय देवेंद्र जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। और कभी देवेंद्र जी से मैंने आग्रह किया है लाइव कार्यक्रम में कि एक और कहानी के लिए या कविता पाठ के लिए जब भी आदरणीय मृदुला जी को समय हो, तो आप आमंत्रित करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि मृदुला जी की जो कहानी है खिलौने वाला, ये कहानी पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एक और कहानी सुनी जाए। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर मुझे अगर जन सरोकार मंच से और डॉक्टर देवेंद्र जोशी जी की ओर से यदि कभी भी मुझ आग्रह रहेगा, तो मैं अवश्य दोबारा कहानी सुनाने के लिए उपस्थित हो जाऊँगी। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय मृदुला श्रीवास्तव जी, जो शिमला से हमारे साथ जुड़ रहे थे। सभी दर्शक जो लाइव इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जो इस कार्यक्रम को बाद में वीडियो के ज़रिए देखेंगे, उन्हें नमस्कार करना चाहते हैं। जन सरोकार मंच टोंक, कहानी की लेखिका और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय मृदुला श्रीवास्तव जी और देवेंद्र जोशी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार। जी, धन्यवाद।